नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। दोस्तों, लड़ाई के मैदान में जो अटैक हेलीकॉप्टर होते हैं, जैसे अमेरिकन अपाचे है या रशियन का-52, वो तेजी से मार गिराए जा रहे हैं मिसाइलों के द्वारा। तो फिर अटैक हेलीकॉप्टर इतनी महंगी कीमत पर खरीदे क्यों जा रहे हैं? इवन जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो भी गिराए जा रहे हैं मिसाइलों के द्वारा, एयर डिफेंस के द्वारा। ले दे के ऐसा लगता है कि सिर्फ दो ही चीजें रह गई हैं, एयर डिफेंस, मिसाइल्स और ड्रोन्स। इसके अलावा और कुछ भी नहीं बचा है। साथ में फ्रांस ने क्यों F-35 ठुकराया और क्यों अपनी अलग राह चुनकर राफेल चुन लिया, ये भी बात है। और रुपया शायद एक नया रिकॉर्ड बना दिया, 88 रुपये 76 पैसे, 88 रुपीज 76 पैसे। इसे कहते हैं फ्री फॉल ऑफ द रूपी इन इंडिया, हिस्टोरिकली वेरी वेरी लो। तो स्वागत है आपका। पहले इसी पे बात करेंगे। रुपये का फ्री फॉल हुआ है 88 रुपीज 76 पैसा, जो मेरे पास अभी तक लास्ट रिपोर्ट्स हैं। बहुत सारी वरीज हैं। अगर भारतीय वहां पर छोड़ कर आते हैं तो रेमिटेंसेस कम हो जाएंगी। लोअर रेमिटेंसेस का मतलब बहुत क्लियर है कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के ऊपर बड़ा दबाव। इसका मतलब है कि भारत का फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का आउटफ्लो होगा और इंडिया का आईटी सेक्टर तो ऑलरेडी हिट हो चुका है। कल काफी क्रैश हुआ था मार्केट, आज फिर से वो मार्केट क्रैश हुआ है, ये हम सब ने देख लिया। हालात ऐसा लगता है कि आईटी सेक्टर के लिए तो थोड़े से शॉक वाले हैं। कहने को तो कहा जा रहा है कि भारत ने कई ग्लोबल जो शॉक्स हैं उनको हैंडल किया है, लेकिन अल्टीमेटली जो बुनियादी कमजोरियां हैं जिसके बारे में मैं अक्सर बात करता हूं कि वो बुनियादी कमजोरियों को टैकल नहीं किया जा रहा है। बस ये है कि हाँ जी, टाइम निकल जाएगा, वो निकल जाएगा, तो हमें उसका सॉल्यूशन खोजने की जरूरत नहीं है। हम उसका सॉल्यूशन नहीं खोज रहे हैं। हमारे पास जो टेक्नोलॉजी के जो सो कॉल्ड टैलेंट है उसको यूज करने का हमारे पास कोई जगह ही नहीं है। हमारे पास कोई रिसर्च लैब ही नहीं है, हमारे पास साधन ही नहीं है। अब मार्केट आज थोड़ी सी डूबी थी, फिर थोड़ी सी रिकवर हुई, लेकिन ये मार्केट एक कमजोर मार्केट है। 88 रुपये 76 पैसे अगर आपका रुपया नीचे तक जा चुका है तो इसका मतलब जो चिंताएं हैं वो तो अब लगातार बनी हुई हैं। डॉलर बाहर जाएगा हिंदुस्तान से भी और FIIs और ज्यादा सेल आउट करेंगे। हम पहले कह रहे थे कि ऐसा क्यों है कि बाहर की कंपनियां पूरी की पूरी तरह से सेल आउट कर रही हैं। अभी जो बताया जा रहा है इसमें कि कई बिजनेस चैनल बता रहे हैं कि टैरिफ इशू कंटिन्यूज टू रैटल इंडियन मार्केट्स, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स आर बाइंग डॉलर्स एंड सेलिंग इक्विटीज, पुटिंग मनी इन द वेस्टर्न मार्केट। अभी ये जो चीजें निकल कर आई हैं ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। और रूपी हैज रिमेन अंडर प्रेशर। प्रेशर जो है काफी हद तक इंक्रीज हो चुका है और 88 रुपये 76 पैसे, यानी कि वी आर जस्ट टचिंग 89 रुपीज अगर कहा जाए तो। चलिए, अब जो भी है जैसा भी है, लेकिन स्थितियां जो है वो कुछ इसी किस्म की हैं। दूसरी खबर पे आते हैं। अमेरिकन अपाचे हेलीकॉप्टर हो या रशियन का-52 KA-52 जिसे कहते हैं, जंग के मैदान में तेजी से गिराए जा रहे हैं। कोई इनकी इज्जत नहीं है, कोई वक्त नहीं है। ये जो हमलावर हेलीकॉप्टर होते थे ये पहले काफी फास्ट हुआ करते थे और इनको तब होता क्या था कि जो एक एयर डिफेंस सिस्टम होते थे वो इतने मजबूत नहीं हुआ करते थे। उसकी वजह से हुआ क्या अल्टीमेटली कि हमारे यहाँ पे अब जो जो एयरक्राफ्ट सिस्टम्स आए हैं या एयर डिफेंस सिस्टम आए हैं उसके सामने तो ऐसा लगता है कि जो हमलावर हेलीकॉप्टर हैं वो बिल्कुल और बिल्कुल जिसे क्या कहते हैं कि एक म्यूजियम की शान बनने जा रहे हैं, क्योंकि वो एक सिटिंग डक्स हैं। कोई भी अपना गोला मार के उनको जैसे मर्जी उनको खत्म कर ले, बिल्कुल नाकाम साबित हो रहे हैं, क्योंकि इनकी जगह पे जो किलर ड्रोन्स हैं वो उसकी जगह ले रहे हैं। तो सिर्फ अपाचे नहीं, रशियन का हेलीकॉप्टर और दूसरे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब 60 के दशक में अमेरिका ने अपाचे हेलीकॉप्टर को डिज़ाइन किया था, उसका मकसद उस समय शायद जो सोवियत संघ के जो बख्तरबंद गाड़ियां वगैरह था उसको रोकना था। लेकिन उसके बाद से एयर डिफेंस सिस्टम चेंज हो गए और आज के युग में
जो अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं वो एक लाइबिलिटी बन चुके हैं। भारत अपाचे क्यों खरीद रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा, उसका क्या यूज़ है ये भी मुझे समझ में नहीं आ रहा। छोटा मोटा आप आगे पीछे जाके अपना ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हो आप कर लोगे, लेकिन एक हेलीकॉप्टर की यूटिलिटी किसी भी हालत में अभी जिसे क्या कहते हैं कि कोई अटैक हेलीकॉप्टर के तौर पर नहीं रह गई है। रणनीतियां बदल चुकी हैं। ड्रोन हैज़ बिकम ए मेजर वेपन ऑफ द फाइट दीज डेज। और हेलीकॉप्टर का काम सिर्फ इस टाइम एक सपोर्ट देना रह गया कि उसमें कोई सप्लाईज भिजवानी है या फिर कोई घायल हो जाए तो उनको तुरंत क्या कहते हैं हॉस्पिटल तक पहुंचाना है। तो सिर्फ इसी कारण से अब जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो एक सिविलियन यूज़ के टाइप रह गए हैं, उसका अब कोई अटैक वाला यूज़ रह नहीं गया है। अब मुसीबत ये है कि ये जो अपाचे टाइप के हेलीकॉप्टर्स हम जो ले रहे हैं जिसके ऊपर बड़ा गर्व कर रहे हैं, क्या उनको हम जो वॉर फील्ड है, बैटल फील्ड है, उसमें उतार सकते हैं? मैं तो समझता हूँ बिल्कुल भी नहीं उतार सकते, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही बेकार है। अब इसका खर्चा भी बहुत ज़्यादा है। सुना है कि एक अपाचे हेलीकॉप्टर की कीमत $52 मिलियन है। इसका मतलब करीब करीब समझो 400-500 करोड़ के आसपास की कीमत है। और हर घंटे इसके उड़ान के ऊपर $7,000 का खर्चा आता है। और $7,000 का मतलब है कि ऑलमोस्ट 6-7 लाख रुपए का खर्चा आ जाता है कुल मिला के हमारे 1 घंटे की उड़ान के ऊपर। तो अब समझ में नहीं आता कि हम ये 500 करोड़ का हेलीकॉप्टर क्यों खरीद रहे हैं अगर इसकी कोई यूटिलिटी ही नहीं है। और इसके मुकाबले अगर देखा जाए तो जो ड्रोन्स हैं वो तो इतने सस्ते हैं, इतने सस्ते हैं, 5 लाख रुपए का बढ़िया ड्रोन बन जाता है। और वो क्या कहते हैं एक ड्रोन जो है वो अपना 50 क्या कहते हैं कि 500 करोड़ के हेलीकॉप्टर गिरा सकता है, एयर डिफेंस सिस्टम गिरा सकते हैं उनको। तो ये अब भारत क्यों खरीद रहा है, मैं भी अभी तो सोचना पड़ेगा। अब क्वेश्चन उठना शुरू हो गया कि इंडिया क्यों भाई कर रहा है। और अपाचे हेलीकॉप्टर में यहाँ कई बार इमरजेंसी लैंडिंग हुई है, तकनीकी खराबी आई है। इसमें 2024 अप्रैल के अंदर लद्दाख में और जून 2025 में पंजाब और उत्तर प्रदेश में घटनाएं शामिल हुई हैं। हमारे पास करीब करीब 22 अपाचे हेलीकॉप्टर्स हैं और कुछ और की भी बात हो रही है, लेकिन इनका कुछ बड़ा कोई यूज़ हो पाएगा वो बड़ा मुश्किल है, सिवाय इसके कि एक किस्म से आप जो सामान वगैरह सप्लाई कर सकते हो या थोड़े सीमा के पास थोड़ा बहुत उड़ान भरो तो वहाँ पर, लेकिन वो सिटिंग डक्स तो बन चुके हैं, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। इसके अलावा एक और जो खबर है तो कि राफेल का जो ख़ास तौर से प्रोडक्शन हुआ है वो दरअसल फ्रांस ने अमेरिका को बहुत नाराज़ किया। अमेरिका समझता था कि मैं ही सब कुछ बनाऊंगा और सबको सप्लाई करूंगा, लेकिन फ्रांस पहला ऐसा वाहिद मुल्क था जो कि सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर भी है, नेटो का मेंबर भी है, कि मैं आपका गुलाम नहीं बनूंगा, मैं तो अपनी इंडस्ट्री अलग चलाऊंगा। जब बोइंग से भी अलग होकर एयरबस आई थी ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में, तब भी उन्होंने फैसला किया था कि हम अपना सिस्टम अलग से बनाएंगे, सिर्फ तुम्हारे बोइंग पे डिपेंड नहीं करेंगे। और आज एयरबस नंबर 1 बन गए। इसी ढंग से F-35 के और बाकी ऑफर को ठुकरा के राफेल जो स्टार्ट किया खास तौर से फ्रांस ने, तो वो एक चैलेंज था। हालांकि अमेरिका नाराज था कि तुम क्यों बना रहे हो, हम ही बनाएंगे सिर्फ को। तो मोनोपोली दरअसल क्या है कि अमेरिका चाहता था, लेकिन वो मोनोपोली फ्रांस ने तोड़ दी। और अब क्या कहते हैं उनका अब स्टेल्थ फाइटर भी आने जा रहा है राफेल का। अधिकतर यूरोपीय देश हमेशा अमेरिका की छत्र छाया में रहे, लेकिन फ्रांस इसका उदाहरण है कि मेरे पास, उसने तो यहाँ तक कहा है कि मेरे पास न्यूक्लियर अम्ब्रेला है और मैं आपको न्यूक्लियर अम्ब्रेला दे सकता हूँ। अब सवाल है कि ब्रिटेन को अपना न्यूक्लियर बॉम्ब छूने से पहले वॉशिंगटन को फ़ोन करना होगा, लेकिन फ्रांस ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं है। तो फ्रांस की विदेश नीति पहले से ही अमेरिका के दबाव से आज़ाद रही है, जबकि ब्रिटेन की विदेश नीति अमेरिका के दबाव से आज़ाद नहीं रही है। और फ्रांस ने कई ऐसे कदम उठाए जिसकी वजह से उसकी सॉवरेनिटी और आज़ादी जो है बनी रही है। और उसने फ्रांस के अपने अमेरिका के बड़े बड़े जो साजो सामान थे मिलिट्री के, उन सबको खरीदने से उसने इनकार कर दिया, जिसमें F-35 वगैरह भी था। और यूरोप को फ्रांस ने कई बार कहा कि तुम मेरे न्यूक्लियर अम्ब्रेला में आओ, मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा। फ्रांस का ये रुख नया नहीं है। 1966 की बात है, जब चार्ल्स डिगाल उनके जो दिग्गज प्रेसिडेंट होते थे, उन्होंने फ्रांस को नेटो की जो इंटीग्रेटेड जो स्ट्रक्चर था उससे बाहर निकाल दिया था। उनका माना है कि नेटो पर अमेरिका के हित जो है उसके बोलबाला है, उसके इंटरेस्ट का बोलबाला है, इससे हमारी सॉवरेनिटी प्रभावित होती है और हम फ्रांस जो है वो अपनी सोच को अलग रख के चलेगा। नेटो का मेंबर होने के बावजूद भी हम उससे थोड़ा सा अलग
सोच रख के चलेंगे। हालांकि 2009 में निकोलस सार्कोजी जो नए प्रेसिडेंट आए थे फ्रांस के, वो फिर से नाटो में शामिल हो गए थे। और मुझे लगता है कि जो फैसला चार्ल्स डी गॉल का था वो आज भी काफ़ी स्ट्रांग है। तो फ्रांस अभी 5वीं और 6ठी पीढ़ी के जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं उस पर भी काम कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ आने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हो सके तो छोटी छोटी आर्थिक मदद भी आप कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर और बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को बचाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे। धन्यवाद।